हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सेजारा आपके साथ। फ्रेंड्स, इतने दिन अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास हो रही थी, आज मैंने सोचा है कि हम लोग इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अनलॉक 3.0 आ चुका है। धीरे धीरे जो लॉकडाउन है वो खुल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है और जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है, जो पहले जैसी भी चल रही थी, उसको बूस्टअप करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज से हम लोग इंग्लिश की जो क्लास है वो रेगुलर करने वाले हैं और इंग्लिश में भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो वोकैब का सेक्शन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, चाहे वो एंटोनिम्स के हो, चाहे वो सिनोनिम्स के हो, चाहे वो ओ डब्ल्यू एस का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हों, कोई भी पार्ट हो। तो इंग्लिश के अंदर जो भी कुछ पूछा जाता है उसमें एक वोकेबलरी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपका सेंटेंस अच्छा होगा, सेंटेंस अच्छा होगा तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी और लैंग्वेज पे आपकी जो कमांड है वो अच्छी होगी। वो तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी वोकेबलरी एक अच्छी हो। अच्छी वोकेबलरी अगर आपके पास है, आपको आती है, तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश की जो स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो बात थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप देख लो, एसएससी का देख लो, बैंक का देख लो, कैट का एग्ज़ाम देख लो, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग देख लो, इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। कई एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश होता है, वो उसका सेक्शनल कट ऑफ भी आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज से स्टार्ट किया है कि हम लोग सबसे पहले जो वोकैब सेक्शन है वो एक तरह से एक इंग्लिश का बैकबोन होता है। अगर आप लोगों को वर्ड्स ही नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग उस सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे और सेंटेंस आपका अच्छा नहीं होगा तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी लैंग्वेज स्किल को, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ही हिस्सा नहीं है। ये जो है, आप लोग कोई भी देख लो, कोई भी आप लोग एग्ज़ाम देते हो, आप क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देते हो तो भी उसमें इंग्लिश का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। इंग्लिश स्पोकन की जब बात करते हैं तो उसमें अगर आपको अच्छे वर्ड्स आते हैं, लिटरेटिव वर्ड्स अगर आप लोगों को आते हैं, तो आप लोग उसमें भी बहुत अच्छा करते हो। आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, स्पीकिंग स्किल्स है वो आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। कम्युनिकेशन की बात है तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर फील्ड के अंदर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट के बड़े से बड़े डिपार्टमेंट्स हों, सब के अंदर एक अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हम लोग उसी को आज बहुत अच्छा करने के लिए, अंग्रेजी को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे। वोकेबलरी बेसिकली वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स और एक होता है रूट वर्ड। तो हम लोग रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड के अंदर क्या होता है कि उस का मीनिंग होता है, उसका जो मेन मीनिंग क्या है, वो क्या मीनिंग देने वाला है, वो उसके अंदर होता है, वो रूट वर्ड के अंदर आता है। हम प्रीफिक्स उसमें जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जब रूट वर्ड के साथ हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको एक मीनिंग मिल जाता है। इसी तरह से जब हम लोग सफिक्स जोड़ते हैं तो सफिक्स जोड़ने से अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो नाउन बन जाता है, कोई वर्ब है तो वो नाउन बन जाता है। तो वर्ब होते हैं, जैसे वर्ड्स में होते हैं, वर्ड्स कई टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, नाउन होता है अपना, एडजेक्टिव होता है अपना, वर्ब होती है अपनी, अपना एडवर्ब होता है। ये सभी वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन इनके साथ हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक जनरल बात थी कि किस तरह से हम लोग को देखना है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की जो क्लास है उसमें हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ड का जो सीखने का तरीका होता है वो रूट वर्ड से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि रूट वर्ड के अंदर उसका पूरा मीनिंग होता है।
उसके बाद में आप लोग आगे जाकर उसमें फर्दरली आप लोग उसमें प्रीफिक्स या सफिक्सेस ऐड करके उसका अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको नाउन बना सकते हैं, उसको वर्ब बना सकते हैं, उसको एडजेक्टिव या एडवर्ब में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक फर्दर मैटर होता है, लेकिन वो क्या मीनिंग देगा वो इस बात पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स कि उसका रूट वर्ड क्या मीनिंग देने वाला है। तो रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है उसी को हम लोग क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्सेस के द्वारा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है रूट वर्ड्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स को। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले जो रूट वर्ड है वो है थाई। थाई है, इसको बोलते थाई है, लेकिन जब ये किसी वर्ड के अंदर आता है तो ये थी का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? थी का। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थी का प्रोनाउंसिएशन होता है। चलो हम बात करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं इसको थोड़ा क्लोज लेके आता हूँ, क्लोजली मैं इसको लेके आ गया हूँ। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जो मेरा वाला पोर्शन है जिसमें आप लोगों को मेरा जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको तो मैं एकदम छोटा कर लेता हूँ। उसको मैं एकदम छोटा कर लेता हूँ। ये एकदम मैं इसको छोटा करके इसको डाउन कॉर्नर के अंदर लगा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं रूट्स के बारे में कि क्या रूट्स क्या हैं। सबसे पहले देखो हम लोग इस पर चलते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट्स वगैरह को कि रूट्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये है THEI, थाई। थाई या इसको थी बोलते हैं, थी भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है थी का या थाई का? थी या थाई का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो मीनिंग होता है थी या थाई का वो होता है गॉड या रिलीजन। थी या थाई का मतलब होता है गॉड या रिलीजन। गॉड की जब बात आई तो ये किसका मीनिंग देगा? गॉड का मीनिंग देगा। ये रिलीजन का मीनिंग देगा, ठीक है। IST जब इसके लास्ट में जुड़ जाता है, इसके लास्ट में जब क्या जुड़ जाता है, IST इसके लास्ट में जब जुड़ जाता है तो ये मीनिंग देता है एक फॉलोवर का। किसका मीनिंग देता है? फॉलोवर का मीनिंग देता है। तो थी का मतलब गॉड या रिलीजन होता है, और IST जब जुड़ जाता है तो एक फॉलोवर होता है, एक अनुयायी जो होता है उसका ये मीनिंग देता है। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग वोकेबलरी का जो सेक्शन पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश की ही मैं बात कर रहा हूँ, हम बिल्कुल चीज़ों को एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल जो रटने वाली चीज़ें हैं उन पे हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल इनको बेसिक से सीखेंगे कि इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। इनकी जो इटिमोलॉजी है, एक वर्ड्स का जो अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग इटिमोलॉजी बोलते हैं। तो इटिमोलॉजी का हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो थाई का मतलब आप लोग समझ गए गॉड या रिलीजन से होता है। IST का मतलब आप लोग जान गए कि फॉलोवर होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका क्या मीनिंग, कहाँ पे क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जुड़ा है थिस्ट। तो थिस्ट के अंदर क्या बना है, थिस्ट या थेस्ट इसको बोल सकते हैं। तो थिस्ट के अंदर क्या बना है, THIE है और IST जुड़ा है। तो इसका मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव करता है, गॉड में विश्वास करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थिस्ट। क्योंकि थी का मतलब क्या होता है, गॉड होता है, और IST का मतलब होता है फॉलोवर। जो गॉड का फॉलोवर होता है, गॉड को मानने वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं। अब देखो अगला जो वर्ड है उस पर आप लोग ध्यान देना, यह है एथिस्ट। थिस्ट के आगे क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया। ए यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं या कुछ ऐसे लेटर्स का जो ग्रुप होता है जो रूट वर्ड के शुरू में आ जाता है। रूट वर्ड के कहाँ जाता है, शुरू में आ जाता है। वो अर्थ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अर्थ में क्या कर देता है, वो फर्दर चेंज कर देता है, तो उससे उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे वर्ड है एथिस्ट। कौन सा वर्ड है, एथिस्ट। तो एथिस्ट का मतलब होता है वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, भगवान में जो बिलीव नहीं करता है, उसकी आस्था ईश्वर के अंदर नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। अगला जो वर्ड हम लोग देखते हैं वो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है मोनोथिस्ट। क्या है, मोनोथिस्ट। मोनो का मतलब होता है ओनली वन।
क्या होता है, ओनली वन, केवल एक। मोनो का मतलब होता है ओनली वन। तो मोनो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स का काम कर रहा है। मोनो का मतलब क्या होता है, ओनली वन होता है। और मोनो पे जब हम लोग और भी ज़्यादा वर्ड्स पढ़ते हैं तो मोनो एक रूट वर्ड की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग मोनो को एक तरह से प्रीफिक्स लेके चलते हैं। तो मोनोथिस्ट है जो दो शब्दों से मिलके बना है। मोनोथिस्ट जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। मोनो और थिस्ट, दो वर्ड से मिलके ये बना है मोनोथिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, मोनोथिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो सिर्फ एक भगवान में विश्वास करता है कि ईश्वर एक है। जो कहते हैं ना कई लोग, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, ऐसे कहने वाले जो लोग होते हैं उनको आप लोग मोनोथिस्ट कह सकते हो। वो मोनोथिस्ट कहलाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोथिस्ट बोलते हैं। कि बोलते हैं ईश्वर एक है। जिसे साईं बाबा है, उसका एक स्लोगन था, उनका कहना था कि ईश्वर कितने हैं, एक हैं, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक एक है, इस विचारधारा में जो बिलीव करते हैं, इस आइडियोलॉजी के अंदर जो बिलीव करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, जिनका बिलीफ होता है कि ईश्वर क्या है, एक है, सबका मालिक एक है, तो उसको हम लोग मोनोथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोथिस्ट बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। आगे हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। स्क्रॉल अप मैंने इसको कर लिया है। एंड हम लोग चलते हैं, अगला है पॉलीथिस्ट। क्या है, पॉलीथिस्ट। पोली का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है सो मेनी, बहुत सारे। क्या होता है, सो मेनी होता है, बहुत सारे होता है। पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे होता है। जैसे पॉलीथीन आपने देखा होगा, पॉलीथीन का नाम आपने सुना होगा या पॉलीथीन का आपने देखा होगा। तो पॉलीथीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे जो सबस्टेंसेस होते हैं वो एक जुड़ कर के एक पॉली बनाते हैं। जैसे पॉलीगोन आप लोगों ने सुना होगा। पॉलीगोन का मतलब होता है, गोन का मतलब होता है भुजा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पॉलीगोन। कौन सा शब्द, पॉलीगोन। आप लोगों ने, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है पॉलीगोन। पॉलीगोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, जो भुजाएं होती हैं उसको साइड्स बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगोन बोलते हैं। जिसमें दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू साइड्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगोन बोलते हैं। तो पॉली है वो मेनी का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है, पॉली जो है वो किसका अर्थ देता है, ये जो पॉली वर्ड है वो किसका अर्थ देता है, मेनी का। मेनी का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है, बहुत सारे। तो ये मेनी का क्या देता है, अर्थ देता है। आई होप आप लोगों को पोली का मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अपना जो वर्ड था पॉलीथिस्ट। अपना कौन सा वर्ड था, अपना वर्ड था पॉलीथिस्ट। ये वर्ड था पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे गॉड्स में क्या करता है, बिलीव करता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारे गॉड्स के अंदर, बहुत भगवान के अंदर बिलीव करता है। जो भगवान श्री राम की पूजा भी करता है, भगवान बजरंगबली की पूजा भी करता है, भैरू जी की पूजा भी करता है, जितने भी गॉड्स हैं वो सबको मानता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो डिवोटीज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीथिस्ट। आई होप यू गॉट इट। आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो देखो, इसका अगला हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग इसको थोड़ा मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब थिस्ट की बात आई तो मैं बिल्कुल सेफ्रॉन कलर का यूज कर रहा हूँ। सेफ्रॉन कलर है जो अपना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका ये प्रतीक माना जाता है, सेफ्रॉन कलर। तो सेफ्रॉन कलर का मैं यूज करूँगा क्योंकि हम लोग थिस्ट थाई के बारे में पढ़ रहे हैं, और थाई का मतलब होता है गॉड या रिलीजन को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बिल्कुल सेफ्रॉन कलर को लेके चल रहा हूँ। ये जो भगवा कलर है वो हिंदू धर्म का एक बहुत अच्छा इसके अंदर माना जाता है। हिंदू धर्म का एक प्रतीक है जो हिंदू संस्कृति को एक दर्शाता है। हमारे बहुत से साधु जो महात्मा होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, वो बिल्कुल सेफ्रॉन कलर के जो कपड़े हैं वो धारण करते हैं। तो सेफ्रॉन जो कलर है वो काफ़ी अच्छा कलर है। ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंदर इसको काफ़ी रेस्पेक्ट दी जाती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ अपने सेफ्रॉन को। आगे हम लोग जब बात करते हैं, एक है पैंथिस्ट। क्या होता है, पैंथिस्ट। आपने सुना होगा पैन इंडिया मूवमेंट, आपने कभी सुना होगा पैन इंडिया मूवमेंट। पैन इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है अखिल भारतीय आंदोलन। क्या होता है, अखिल भारतीय आंदोलन। पैन इंडिया का मतलब होता है अखिल भारतीय। अखिल भारतीय आपने हिंदी में सुना होगा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैन। जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब होता है, जो पैन इंडिया है अपना, पैन इंडिया
पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब होता है अखिल भारतीय। अखिल का पैन का मतलब होता है ऑल ओवर। क्या मतलब होता है? ऑल ओवर। तो पेन का जो मतलब होता है वो होता है ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब होता है संपूर्ण होता है। चाहे वो आप लोग जियोग्राफिकली देख लो, आप लोग कैसे भी देख लो, एक जियोग्राफिकली जो पूरा जो क्षेत्र होता है उसको ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अखिल भारतीय एक सॉलिडेरिटी को ये व्यक्त करता है एक तरह से। तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं पैंथिस्ट की। किसकी बात करते हैं? पैंथिस्ट अपना वर्ड था। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग कोई भी पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसको इस तरह से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी एक्सप्लोर करके पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग स्टडी के अंदर एक्सप्लोर करके पढ़ते हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस एक तरह से बिल्डअप होता है। क्योंकि अगर आप लोग ऊपर ऊपर की जो चीज़ें पढ़ते हो, सरफेस लेवल की चीज़ें पढ़ते हो और एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा डीपर पॉइंट पूछ लिया जाता है, डीपर चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उसमें स्टूडेंट क्या होता है कि फंस जाता है। तो स्टूडेंट फंसे नहीं, इसलिए मैं उनको काफ़ी चीज़ें बताता चला जाता हूँ। और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम एक्सप्लोर करके पढ़ाने का तरीका है। मैं बिल्कुल सतही ज्ञान पे, जो सरफेस लेवल का जो नॉलेज होता है उस पर मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो एक तरह से डिसेप्टिव होता है, एक तरह से वो धोखा देने वाला एक नॉलेज होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर एक जो प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि जो अधूरा ज्ञान होता है, जो थोड़ा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो एकदम कंप्लीट पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। चलो बातें तो खूब होती रहेंगी, बातों का कोई अंत नहीं है। हम लोग बात जो करते हैं वो बात हम लोग करते हैं किसकी? पैंथिस्ट की। पैन का मतलब होता है दोस्तों ऑल ओवर। क्या होता है? ऑल ओवर होता है। तो पैंथिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन। देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है पैंथिस्ट का वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल रिलीजन। जो सभी धर्मों के जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो सब में बिलीव करता है। वो राम में भी बिलीव करता है, वो अल्लाह में भी बिलीव करता है, वो वाहिगुरु में भी बिलीव करता है, वो जो यीशु हैं उनमें भी बिलीव करता है। सारे क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इस्लाम, ये जो अपना हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, इन सब में वो बिलीव करता है। उनके सारे जितने भी गॉड्स हैं उसमें बिलीव करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैंथिस्ट कह सकते हैं। जो डिवोटीज़ होता है, इस तरह का जो डिवोटी होता है उसको हम लोग पैंथिस्ट कहते हैं। वो एक सेकुलर डिवोटी होता है। सभी धर्म को वो क्या करता है? सभी धर्म के गॉड को वो मानता है, बिलीव करता है कि हाँ सभी धर्मों में अलग अलग गॉड हैं और मैं उन सबको क्या करता हूँ? मानता हूँ। तो इस तरह का भी एक डिवोटी का टाइप होता है। ये जितने भी हैं आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बताऊं, यहाँ पे जो थिस्ट आया है, एथिस्ट आया है, मोनोथिस्ट आया है, पॉलीथिस्ट आया है, थिस्ट आया है, ये डिवोटीज़ के टाइप होते हैं। जो गॉड के जो डिवोटीज़ होते हैं उनके क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डिवोटी हैं। कुछ लोग मोनोथिस्ट होते हैं जो सिर्फ एक ही गॉड पे में बिलीव करते हैं, कुछ पॉलीथिस्ट होते हैं वो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं, और कुछ पैंथिस्ट होते हैं जो सभी धर्मों के गॉड्स के अंदर बिलीव करते हैं। तो जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे वैसे चीज़ें होती रहती हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो वर्ड अपने पास आया है वो आया है लॉजी। क्या आया है? लॉजी। लॉजी आपने कई जगह देखा होगा, अकेले तो आपने लॉजी को नहीं देखा होगा, आपने कई ब्रांचेज ऑफ साइंस के अंदर देखा होगा, उसमें लॉजी लगा होता है। जैसे आप लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बुक आती है क्रोनोलॉजी की, जो बुक आती है क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। क्रोनोलॉजी होता है, उसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्रोनोलॉजी होता है। वो प्रोनाउंसिएशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर एक प्रोनाउंसिएशन का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप लोग किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन अच्छा आपका होना चाहिए। वरना जो फील्ड के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो मजाक बना लेते हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। तो दोस्तों लॉजी जो वर्ड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लॉजी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉजी है उसका मीनिंग क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजी बोलते हैं। किसी भी चीज़ का जो अध्ययन होता है,
स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजी बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, पहला वर्ड है अपना थियोलॉजी। क्या वर्ड है, थियोलॉजी। थियो का जो थियोलॉजी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। थियो का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन। क्या होता है, गॉड या रिलीजन। तो थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, जो स्टडी ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन की जो स्टडी होती है, धर्म का जो अध्ययन होता है, कई लोग होते हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, और कुछ लोग इस्लाम के होते हैं वो कुरान वगैरह को पढ़ते हैं। क्रिश्चियनिटी के जो लोग होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वो बाइबल वगैरह को पढ़ते हैं। तो जो धर्म की स्टडी करता है उसको हम लोग थियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो धर्म की जो स्टडी होती है, रिलीजन की जो स्टडी होती है, उसको हम लोग थियोलॉजी बोलते हैं। अगला जो वर्ड है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो वर्ड है उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसको एंथ्रोपोलॉजी मत बोलना। एंथ्रोपोलॉजी इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिक्कत क्या है कि हम लोग छोटे टाउन के रहने वाले हैं या गाँव के रहने वाले हैं, तो अपने को जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे वो भी ऐसे ही बोलते थे, जैसे थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो पोलॉजी, लॉजी पे वो काफ़ी ध्यान देते थे, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब आप लोग जान लीजिए। एंथ्रो का जो मतलब होता है दोस्तों, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन होता है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन होता है, मानव होता है। तो आप लोग जानते हैं एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जाहिर सी बात है किन की स्टडी की जाएगी, ह्यूमन की स्टडी की जाएगी। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो ह्यूमन बीइंग की, जो मानव प्राणी होते हैं, क्या होता है, मानव प्राणी होते हैं, उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो मानव प्राणी होते हैं उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो है वो है मॉर्फोलॉजी। क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फ। मॉर्फ जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर्स का जो अध्ययन होता है, स्ट्रक्चर का जो स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। कोई बिल्डिंग वगैरह है वो भी स्ट्रक्चर हो सकती हैं। और जो अपनी पुरानी सिविलाइजेशन है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है या मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन है, इनमें जो कुछ अपने को स्ट्रक्चर्स मिली हैं, तो क्या करते हैं कि कुछ लोग इनका अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह का अध्ययन करते हैं कि कितनी पुरानी होगी, किस तरह का इसमें स्टोन का इस्तेमाल किया होगा, किस तरह का इसमें जो कंक्रीट है कैसा इस्तेमाल किया गया होगा। इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है, तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जो अपनी रॉक्स वगैरह होती हैं, धरती के अंदर होती हैं, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के जो अंदर जब हम लोग जाते हैं तो रॉक्स वगैरह अपने को मिलती हैं। तो रॉक्स वगैरह का जो होता है उसका जो स्टडी होती है वो भी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। जहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो अपना वर्ड है उस पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना है वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दो शब्दों से बना है, एंट्रोप से बना है। देखो कैसे बना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, इसमें एक एंट्रोप आया है, एंट्रोप के बाद मॉर्फ आया है, फिर उसके बाद आईएसएम आया है। क्या आया है, आईएसएम आया है। तो इसका जो मीनिंग होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इज गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। इसका मतलब होता है एंट्रोपमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। इस तरह से होता है। अगला होता है जूमोर्फिज्म। अगला जो वर्ड है वो अपना वर्ड है वो जूमोर्फिज्म है। क्या है, जूमोर्फिज्म। ये जू से बना है, मॉर्फ से बना है और आईएसएम से बना है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड। क्या होता है, एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा इस पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अगला जो वर्ड है उस पर हम लोग देखते हैं। अगला है एमॉर्फिक। क्या होता है, एमॉर्फिक। यहाँ पे देखो मॉर्फ के आगे क्या जुड़ गया है, ए जुड़ गया है। ए जो प्रीफिक्स है ये इसके अर्थ को ही क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। इसका जो अर्थ है उसी को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो इसका मतलब होता है, एमॉर्फिक का मतलब होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है।
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फिक बोलते हैं। अब जो भी चीज़ आप लोग आंखों से देख सकते हैं, वॉट एवर यू कैन सी बाय योर आइज, दैट इज ए स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन पहले से ही क्या होती है, निर्धारित होती है। अगर कोई चीज़ उस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं बैठती है, उस डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करती है, तो उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को, कोई स्ट्रक्चर, दोबारा इसे इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो किसी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फिक बोलते हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होती है, जैसे मंदिर होता है, मंदिर एक तरह की स्ट्रक्चर है। तो मंदिर की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर एक गुंबद होता है, इस तरह से उसकी एक डेफिनेशन होती है, अपने माइंड के अंदर डेफिनेशन होती है। तो उस तरह की डेफिनेशन को अगर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करती है, तो उसको हम लोग एमॉर्फिक बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑलरेडी 25 मिनट और 38 सेकंड का वीडियो बन गया है। हम लोग इसको 30 सेकंड तक इसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, और इसको स्क्रॉल अप करता हूँ मैं। तो देखिए अगला जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फोबिया के बारे में। फोबिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को मैथ से फोबिया है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को फिजिक्स से फोबिया है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को भूतों से फोबिया है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को इससे फोबिया है। तो आखिरकार ये फोबिया होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, फोबिया क्या होता है उसका मीनिंग देख लेते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर या डिसलाइक। फियर या क्या होता है, डिसलाइक होता है, एक डर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। किसी चीज़ को लेकर के कोई साइकोलॉजिकल डर अपने दिमाग, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई साइकोलॉजिकल डर अगर हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जान नहीं होती हैं, जिनमें एक लाइफ नहीं होती है, तो उनको तो डर लगेगा नहीं। डर तो किसको लगेगा, जिनके अंदर एक लाइफ होगी। तो जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर जीवन होता है, ज़िंदगी होती है, उनको डर लगता है। तो डर एक बिल्कुल एक फिलोसॉफिकल बात है। तो आगे देखते हैं कि फोबिया का मतलब तो हम लोग समझ गए, फियर या डिसलाइक होता है। तो ये कौन कौन से फोबियाज़ होते हैं, बहुत तरीके के फोबियाज़ होते हैं। किसी को किस चीज़ से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को भूत से डर लगता है, किसी को खालिस्तान से डर लगता है, तो किसी को आकाश में उड़ने से डर लगता है। अलग अलग फोबियाज़ अलग अलग लोगों पे डिपेंड करते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल जो फ्रेम है वो इस तरह से बन जाती है, वो इतना ओवर थिंक करके अपने आप को फोबियाज़ के अंदर डाल लेते हैं, वो डर जाते हैं। तो फोबियाज़ एक तरह की मेंटल कंडीशन होती है, तो उसमें वो लोग खो जाते हैं। चलो, बातें हैं, होती रहेंगी। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फोबियाज़ हैं और क्या क्या वो फोबियाज़ हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फोबिया का जो स्लैब है वो मैं खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले है, इसमें है जू फोबिया। क्या है जू फोबिया? जू का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, चिड़ियाघर होता है। और चिड़िया जू में क्या होते हैं, जू के अंदर जानवर वगैरह होते हैं। तो जू फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल, जिनको जानवरों से डर लगता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जानवरों से डर लगता है, तो उनको एक साइकोलॉजिकल जो बीमारी होती है, वो जू फोबिया की एक तरह से बीमारी तो आप लोग मत कहो, क्योंकि बीमारी इसको कहना ज़्यादा ठीक नहीं है, बट एक तरह से उसमें डर होता है। तो हर डर एक बीमारी नहीं हो सकती, कहीं कहीं डरना भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर हम लोग डरने की, अपने अंदर जो इमोशंस नहीं होंगे, डरने के जो इमोशन अगर हमारे अंदर नहीं होंगे, तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को लाइफ में हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो डर भी ज़रूरी है, इसलिए मैं डर को एक तरह से एक मेंटल, इसको एक डिसबैलेंस नहीं मानता, अनबैलेंस नहीं मानता। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो वन है उस पर हम लोग चलते हैं। अगला है एंड्रोफोबिया। देखो, एंड्रो का मतलब आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एंड्रो का जो मतलब होता है ना दोस्तों, एंड्रो का जो मतलब होता है वो देखना। एंड्रो का मतलब होता है बॉयज़ या मेल, पुरुष से होता है। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, मेल। आपने एक शब्द सुना होगा, और सुना क्या, आपके साथ वो होता है, वो चीज़ होती है। आपने सब सुना होगा एंड्रॉयड। क्या सुना होगा? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड आपने सुना होगा, एंड्रॉयड।
कि ये मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो स्मार्टफोन है वो क्या है, एंड्रॉयड है। एंड्रो का मतलब मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। एंड्रो का मतलब होता है मेल होता है या बॉयज़ होता है, और जो ओएड होता है, ओएड का मतलब होता है के जैसा। तो एंड्रॉयड का मतलब होता है पुरुष के जैसा। किसके जैसा, पुरुष के जैसा। तो एंड्रॉयड का जो अगर आपसे कोई मीनिंग पूछ ले कि भाई एंड्रॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, तो एंड्रॉयड का मतलब होता है पुरुष के जैसा। और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एंड्रॉयड जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो स्मार्टफोन वगैरह के सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो गूगल है। वो एक करंट अफेयर्स का या फिर स्टैटिक जीके का एक पार्ट हो सकता है, मैं उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को सीधा सा बता देता हूँ, एंड्रॉयड का मतलब होता है पुरुष जैसा। हम लोग डेली लाइफ के अंदर स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, डेली लाइफ के अंदर हम लोग स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हैं। तो एंड्रॉयड जो वर्ड है अपने आसपास ही घूमता रहता है। तो बिल्कुल एंड्रॉयड का मतलब क्या ये होता है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, एक बार मैं इसको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। तो एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, एंड्रोफोबिया। फोबिया की बात कर रहे हैं तो फोबिया का मतलब डर होता है। एंड्रो का मतलब क्या होता है, बॉयज़ होता है या मेल होता है। तो इसका मतलब होता है कि वन हु डोंट लाइक बॉयज़, जो लड़कों को पसंद नहीं करता है, जो पुरुषों को पसंद नहीं करता है, या जिनको पुरुषों को लेकर के डर लगता है, जिनको आदमियों से डर लगता है, पुरुषों से या लड़कों से डर लगता है, तो वो एक एंड्रोफोबिया की कंडीशन होती है। एक ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें क्या होता है, एंड्रोफोबिया होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो है, अगला है गाइनोफोबिया। क्या है, गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब होता है गर्ल। क्या होता है, गर्ल होता है या वीमन होता है। गायनो का मतलब होता है गर्ल या वीमन होता है। आपने सुना होगा गायनकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होती हैं, महिला डॉक्टर होती हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। प्रसूति तो मत कहो, एक तरह से महिलाओं के जो जो डिजीज़ होते हैं उनके उनको जो लेकर के एक डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। तो इस तरह से बना है, शब्द जो बना है वो बना है गायनोफोबिया। क्या बना है, गायनोफोबिया बना है। गायनो का मतलब होता है गर्ल या वीमन। तो गायनोफोबिया का मतलब होता है वन वो डोंट लाइक गर्ल्स, जो लड़कियों को पसंद नहीं करता है, लड़कियों से डरता है, एक डर होता है उनको लेकर के, झिझक होती है, वो अपनी बात नहीं कह पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गायनोफोबिया बोलते हैं। आगे जो वर्ड है वो है पेडोफोबिया। क्या है, पेडोफोबिया। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड। तो आपने पेडिट्रिशियन के बारे में सुना होगा। पेडिट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ होता है, जो बच्चों में जो रोग होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनको लेकर के वो डॉक्टर होता है। तो पेडो का मतलब होता है चाइल्ड होता है। तो जो बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, जो चिल्ड्रन वगैरह को पसंद नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोफोबिया होता है। वो एक मेंटल कंडीशन होती है, पीडोफोबिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो अगला जो वर्ड है उसको थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ मैं। अगला जो वर्ड है वो डेमोफोबिया है। डेमो का मतलब होता है पीपुल। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपुल होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब क्या होता है, लोग होता है। तो डेमोक्रेसी में इसकी डेफिनेशन होती है बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जो लोगों के लिए होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, दैट इज अनदर मैटर। पर डेमो का मतलब होता है पीपुल, फोबिया का मतलब होता है डर या डिसलाइक। तो वन वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, जिसको पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, जो लोगों के सामने पब्लिकली बोल नहीं पाता है, अपनी बात को जो रख नहीं पाते हैं, वो होता है डेमोफोबिया, उसको हम लोग बोलते हैं। तो डेमोफोबिया लोगों के अंदर होता है। कई लोग हैं जो लोगों के सामने अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं। अब डेमोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे हुआ, पब्लिक स्पीकिंग को का जो डर है उसको डेमोफोबिया क्यों कहते हैं। जो देखो, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो एनिमल्स के सामने तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे ना, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करेंगे लोगों के सामने, डेमोस के सामने, लोगों के सामने करेंगे, पीपल के सामने करेंगे। तो एक तरह से डेमोफोबिया से कनेक्ट हो जाता है।
तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो 34-35 मिनट की क्लासेस हैं। मैं चाहूँगा कि आज की जो क्लास है उसको यहीं पर एक फुल स्टॉप दे दिया जाए। जो कल की क्लास है हम लोग यहीं से इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। कल की जो पहला वर्ड होगा अपना वो एंथ्रोपोफोबिया होगा। एंथ्रोपोफोबिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग लिखिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप लोग लिखिए। आपको मेरे को इसमें क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में भी आप लोग लिखिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए एक तरह से हम लोग उसको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपना रिव्यू दीजिए और वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग कर लीजिए और चैनल वगैरह है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग रोज़ आपके लिए इंग्लिश का भी एक वीडियो लेके आएंगे। मैथमेटिक्स के वीडियोस में डालता रहता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल हम लोग एक्सप्लोर करके चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं वो सतही नॉलेज के आधार पे क्वालिफाई नहीं किए जा सकते। अगर सरफेस लेवल पे आप लोग चीज़ों को पढ़ के जाते हैं तो आप लोग उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो काफ़ी कम चांसेस होते हैं सतही नॉलेज के साथ किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो हम लोग बिल्कुल डीपर एंड डीपेस्ट पढ़ने वाले हैं। डीपर एंड डीपेस्ट अपना लेवल होता है। हायर से लेकर के हीरो लेवल का जो लेवल होता है, जो आजकल एक बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड वर्ड बन गया है हीरो लेवल, तो वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।